हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे थे एमटीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो एमटीएस के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और कल हमने एक क्लास इसकी यानी ऑलरेडी हो चुकी है। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग दो प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें एक में होंगे एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक बनी होगी एसएससी सीएचएसएल 2021 के नाम से। तो उसमें वो 10 क्लासेज हैं जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज अगली क्लास के बारे में। और इसमें हम देखते हैं दूसरी क्लास के बारे में, जिसमें हम 12 to 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एमटीएस की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि एमटीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो ये एक रिवर है बिहार की, कोसी नदी, और इसका प्राचीन नाम क्या है। देखिए, नदियों के प्राचीन नाम से भी कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। और इन्हीं में है कौशिकी, कान्हापेना, कुभा या करनाली, कौन सा नाम है जो कोसी नदी का प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर होगा कौशिकी। तो जो कौशिकी नाम है ये कोसी नदी का प्राचीन में नाम हुआ करता था, पहले नाम हुआ करता था। और कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कौशिकी नदी को, जिसका वर्तमान में नाम है कोसी नदी। इसी का प्राचीन नाम था कौशिकी नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। और वो कब पारित किया गया था, ये किया गया था 1986 में, 1986 में ये अधिनियम आया था कि हमें जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना होगा। जो नेशनल पार्क हैं या जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, सभी का निर्माण इसके अंतर्गत फिर किया जाने लगा। वैसे तो इनका निर्माण पहले से ही होता आ रहा था, बट इसमें फिर और भी ज़्यादा उपाय किए गए पर्यावरण संरक्षण के लिए। और अगर हम बात करें 1985 की, तो 1985 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक समझौता हुआ था, वियना समझौता। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर था, ये भी पर्यावरण से ही रिलेटेड समझौता हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें 1973 में, तो 1973 में शुरुआत की गई प्रोजेक्ट टाइगर की, यानी टाइगर, बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। और इसके अंतर्गत जो टाइगर रिजर्व हैं उनका निर्माण किया जाने लगा, यानी एक पर्टिकुलर एरिया टाइगर के लिए संरक्षित कर दिया गया। उसके अलावा बात करें अगर हम 1992 की, तो 1992 में आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो हाथियों को बचाने के लिए फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया, यानी फिर एलिफेंट रिजर्व भी बनाए गए। हाथियों के लिए भी एक अलग से संरक्षित क्षेत्र बनाया गया। तो ये सभी सन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है। तो देखिए, सिस्टर निवेदिता के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये विवेकानंद के समय थी, यानी विवेकानंद की ये शिष्या हुआ करती थी, विवेकानंद को ही अपना गुरु मानती थी सिस्टर निवेदिता। बट इनका एक्चुअल में यानी ओरिजिनल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, ये आयरलैंड की थी बेसिकली। और इनका जो ओरिजिनल नाम था, वास्तविक नाम था, वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। तो ये सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम था। तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। तो मार्गरेट एलिजाबेथ, एलिजाबेथ एक अलग पर्सन है, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, बट इनका जो नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो एक ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें जो महिलाएं हैं वो तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सुआ। तो सुआ का हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें तो वो तोता ही होता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सुआ नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। और इस नृत्य में जो महिलाएं हैं तोते की भांति नृत्य करती हैं। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं डांस फॉर्म, जिनमें जवारा ये मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म है, और तेर ताली ये मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल डांस फॉर्म है, यानी जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनके द्वारा किया जाने वाला एक डांस फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा, यानी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। एक बुक है अनब्रेकेबल, और ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है MC मैरी कॉम की। और मैरी कॉम का संबंध कहाँ से, ये हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की बॉक्सर हैं, फेमस बॉक्सर हैं मैरी कॉम, और इन्हीं की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगीत
उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। यानी जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें जो 3 संगीत हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और एक इनमें उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा टप्पा। तो जो टप्पा संगीत है ये बेसिकली पंजाबी भाषा का एक शैली है, संगीत की शैली है जो पंजाबी भाषा में इसका जो यूज है वो किया जाता है। उसके अलावा जो कजरी है, बिरहा है, रसिया है, ये सभी यूपी के संगीत हैं, यानी यूपी के ही ये सभी संगीत के एक फॉर्म है, ये हम कह लें। उसके अलावा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी से रिलेटेड। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, 2 भागों में इसका विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान। और फिर ये बात आती है, एक बड़ी समस्या ये आती है कि किसको नागरिकता दी जाए, कौन कहाँ का नागरिक है, क्योंकि काफ़ी लोग इधर उधर वहाँ पर हो गए थे भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय। तो नागरिकता के लिए कई सारे नियम बनाए गए और इसीलिए नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया सन 1955 में, यानी 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया कि हम कितने प्रकार से नागरिकता देने वाले हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा नागरिकता अधिनियम के बारे में। और इनका उल्लेख संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है, यानी 5 to 11 आर्टिकल्स में नागरिकता के जो नियम है वो दिए गए हैं संविधान के भाग 2 में। उसके अलावा बात करें हम तो जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में इसको पारित किया गया और उसके बाद कई सारे जो नियम हैं इसके बनते रहे, यानी कई बार इस अधिनियम में संशोधन किया गया। तो कब कब संशोधन किया गया? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। तो इतनी बार इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है और नए नए नियम बीच में इसमें जोड़े जाते रहते हैं बीच में। आप सभी जानते हैं बहुत सारे संविधान में संशोधन हुए हैं, तो जैसे ही कोई नया अधिनियम पारित किया जाता है फिर उसको संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया जाता है। तो सन आपको याद रखना है 1955 में नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया था? देखिए महाबलीपुरम के जो भी मंदिर हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी कई सारे मंदिर शामिल हैं और इन भव्य रथ गुफा मंदिरों का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था? तो एक राजा थे उस समय नरसिंह, उन्हीं के द्वारा इन महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। और आप सभी जानते हैं अकबर ये तो मुगल शासक था, इसके द्वारा कोई मंदिर का निर्माण कराया नहीं जाएगा। उसके अलावा जो महाराणा प्रताप है राजस्थान से रिलेटेड है और महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं ये आपको साउथ में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ना अशोक, ना अकबर, ना महाराणा प्रताप, नरसिंह इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है एक बार फिर पॉलिटी से, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? यानी जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ इसमें कितने अनुच्छेद दिए हुए थे? तो देखिए जिस समय ये जो संविधान लागू हुआ है उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। तो जिस समय संविधान लागू हुआ था इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ये संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। और अगर हम बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में भी 395 ही अनुच्छेद हैं। इनमें जो मेन है 395 ही अनुच्छेद हैं, बट इनमें कहीं कहीं पर जोड़ा गया है जैसे 51 का, तो इस प्रकार से करके वहाँ पर जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 51 के अंतर्गत ही एक उपभाग बना दिया गया है। तो हम बेसिकली इनको 395 ही मानते हैं और वैसे अगर आप उपभाग भी गिनेंगे तो फिर ये ज़्यादा हो सकते हैं, बट हम अब भी यानी वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद, उसके अलावा 22 भाग। देखिए भाग भी कई सारे जोड़े गए हैं, 4 उपभाग। तो वैसे तो बात करें हम 25 भाग हैं, बट इनको हम मूलतः 22 ही मानते हैं, 22 भाग ही मेन हम मानते हैं। वैसे तो 4 हैं क्योंकि वैसे तो 25 हैं क्योंकि 4 बाद में भी इसमें जोड़े गए, 4 उपभाग इसके बने हुए। और उसके अलावा 12 अनुसूचियाँ, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई संविधान के। और अब वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में है। तो ये आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का। और कल आपने देखा होगा, कल की क्लास में हमने जो पुरस्कार थे सेना पुरस्कार से रिलेटेड वहाँ पर आया था क्वेश्चन, शौर्य चक्र से रिलेटेड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज क्या क्वेश्चन है? आज ये क्वेश्चन परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के
एकमात्र अधिकारी कौन है? तो देखिए परमवीर चक्र हमने आपको बताया था सेना का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, यानी सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और ये दिया जाता है वार टाइम, यानी वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और आप देखेंगे जो भी परमवीर चक्र अभी तक दिए गए हैं 21 लोगों को, ये यानी 21 जो हमारे सैनिक हैं उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और मोस्टली जो सैनिक होंगे वो आप देखेंगे मरणोपरांत ही उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए और बाद में फिर उनको ये सम्मान दिया गया। तो परमवीर चक्र वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, अभी तक 21 सैनिकों को दिया जा चुका है। लास्ट टाइम 1999 में दिया गया था कारगिल वार के दौरान। तो अगर हम बात करें कुछ अन्य भी क्वेश्चन इससे बनते हैं उनके बारे में, तो अगर हम बात करें सबसे पहले परमवीर चक्र किसे दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है, सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। और वैसे अगर हम बात करें तो ये जो है यानी जो भी हमारे वार हुए हैं, अगर हम देखें भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, तो जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं सभी में जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसीलिए जो भी परमवीर चक्र हैं, यानी जो भी ये सम्मान है, ज़्यादातर आप देखेंगे इंडियन आर्मी के सैनिकों को ही मिले हुए हैं। बट उनमें हमने जब आपको इनके बारे में पढ़ाया था, इन पुरस्कारों के बारे में पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था 20 अवार्ड, यानी 21 में जो 20 अवार्ड हैं वो तो दिए गए हैं जो भी हमारे आर्मी के सैनिक हैं उनको, बट एकमात्र जो अवार्ड है वो दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी को और मरणोपरांत उन्हें सम्मानित किया गया। तो देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आ गया है MTS के एग्ज़ाम में। और भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे निर्मलजीत सिंह सैनिको, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में किसी को भी परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया। और उसका भी एक कारण है, क्योंकि ज़्यादातर जो वार हैं वो हमारी इंडियन आर्मी ही वहाँ पर लड़ती है, वो चाहे सियाचिन ग्लेशियर के यानी भारत चीन युद्ध हो या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हो, हमारा कारगिल वार हो, या उससे पहले भी जो हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, सभी में आर्मी का ही बहुत बड़ा रोल रहा है। और फिर उनको सहायता प्रदान करती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। तो निर्मलजीत सिंह सैनिको जो कि फ्लाइंग ऑफिसर थे और इन्होंने 1971 जो हमारा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के साथ, तो उसमें इन्होंने एक साहस का परिचय दिया था और इन्होंने ही उसका पीछा किया था जो भी पाकिस्तान का विमान था, और ये शहीद हो गए थे। और फिर मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था निर्मलजीत सिंह सैनिको को। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें अगर हम योगेंद्र सिंह यादव की, तो ये कारगिल वार से रिलेटेड हैं। कारगिल वार के दौरान इनको दिया गया था परमवीर चक्र से, इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने भी एक अपूर्व साहस का परिचय वहाँ पर दिया था। उसके अलावा अभी आप देख रहे होंगे एक मूवी है शेरशाह मूवी जो बनी हुई है, जो कि एक कोड नेम था विक्रम बत्रा का, उन्हीं के ऊपर ये मूवी बनाई गई है कारगिल वार के दौरान। और बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इसमें जो हमारे विक्रम बत्रा थे उनके द्वारा जो भी साहस का परिचय दिया गया सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की वो मूवी है और काफ़ी आपको मोटिवेट करेगी, यानी एक देशभक्ति की जो भावना है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो विक्रम बत्रा को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था कारगिल वार के दौरान। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पुरानी खोज है वो कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा खोदा गया, मोहनजोदड़ो भी खोजा गया, राखीगढ़ी खोजा गया, बट यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा भिरनाड़ा। तो जो भिरनाड़ा है, इसी भिरनाड़ा को ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी की गई खोजों में माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है लेटराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है, यानी लेटराइट मृदा में कौन कौन से जो खनिज हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। तो Fe और Al बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, लेटराइट मृदा में। और लेटराइट मृदा ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपको मिलेगी वेस्टर्न घाट वाले एरिया में, पश्चिमी घाट वाले एरिया में, उसके अलावा मेघालय वाले एरिया में यानी नॉर्थ ईस्ट में। और इसमें काजू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, यानी काजू की खेती के लिए फेमस मृदा। एक क्वेश्चन हमने देखा था CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो वो है लेटराइट मृदा। और इसमें बड़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है।
तो लेटराइट मृदा आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर है। तो ये हमारे ऑल ओवर 12 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, सीरीज से जुड़े रहिए। 2 क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं और कल फिर हम एक और क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और इस प्रकार से एग्ज़ाम तक हम 10 to 12 जो सेट हैं वो इसके कंप्लीट करेंगे और आगे भी हम फिर अन्य एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।